The early empire. The Roman Empire can broadly be divided into two phases, early and late, divided by the 3rd century as a sort of historical watershed between them. ये जो रोमन एम्पायर है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्ली और लेट, जो कि 3rd सेंचुरी में एक जैसे डिवीजन था. हिस्टोरिकल वाटरशेड मान सकते हैं कि एक जल द्वारा विभाजित जो है इनको हम कह सकते हैं 3rd सेंचुरी के अंदर. In other words, the whole period down to the main part of the 3rd century can be called early empire and the period after that the late empire. ये दूसरे शब्दों में ये जो पूरा इतिहास है, ये जो पूरा दौर था मेन पार्ट तक जो है 3rd सेंचुरी के, इसको अर्ली एम्पायर कहते हैं और जो पीरियड उसके बाद का था उसको हम लेट एम्पायर कहते हैं. A major difference between the two superpowers and their respective empires was that the Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. सबसे बड़ा डिफरेंस तो दोनों सुपर पावर्स में था या दोनों रिस्पेक्टिव एम्पायर्स में था, वो ये था कि जो रोमन एम्पायर है वहां पे कल्चरल उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा भिन्नता थी ईरान के मुकाबले. The Parthians and later the Sasanians, the dynasties that ruled the Iran in this period, ruled over a population that was largely Iranian. जो पार्थियंस थे और बाद में ससानियंस जो डायनेस्टीज थी जिन्होंने ईरान में रूल किया इस पीरियड के अंदर, उन्होंने ज्यादातर उस पॉपुलेशन पे रूल किया जो ईरानियन ही थी. The Roman Empire by contrast was a mosaic of territories and cultures that were chiefly bound together by a common system of government. रोमन एम्पायर जो है एक तरह से मोज़ैक कह सकते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की कई सारी कल्चर्स वगैरह शामिल थे. तो वो एक ऐसी टेरिटरी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, टाइटली बाउंड थी, कॉमन सिस्टम गवर्नमेंट का जो था उसकी वजह से. Many languages were spoken in the empire, but for the purpose of administration, Latin and Greek were the most widely used, indeed the only languages. बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं इस एम्पायर के अंदर बोली जाती थी, लेकिन अगर खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस देखा जाए तो लैटिन और ग्रीक का ही इस्तेमाल किया जाता था. कह सकते हैं कि खाली वही दो लैंग्वेजेस थी जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से इस्तेमाल की जाती थी. द अपर क्लास ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक, दोज ऑफ द वेस्ट इन लैटिन. जो अपर क्लास थी ईस्ट की वो बोलती भी थी और लिखती भी थी ग्रीक में, वेस्ट में जो थी वो लैटिन में लिखती थी. And the boundary between these broad language areas ran somewhere across the middle of the Mediterranean. और इन दोनों के जो इतने लैंग्वेज के जो एरियाज थे कि एक ईस्ट में और एक वेस्ट में जो है, इनके जो बीच की बाउंड्री थी वो कहीं मिडिल में थी मेडिटेरेनियन की, बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ त्रिपोलिटानिया, जहां पर लैटिन बोली जाती थी. एक तरह से जो मिडिल में हम कह रहे हैं मेडिटेरेनियन के, तो वहां पर अफ्रीकन प्रोविंस आती थी ट्रिपोलिटानिया की जहां लैटिन बोली जाती थी, और साइरेन का जहां पे ग्रीक बोली जाती थी. All those who lived in the empire were subjects of the single ruler. जितने भी लोग जो है इस एम्पायर में रहते थे वो सारे के सारे एक ही राजा की प्रजा माने जाते थे. The emperor, regardless of where they lived and what language they spoke. यानी कि सिंगल रूलर जो भी उनका राजा है वो ही उनका जो है एक ही राजा होगा, भले ही वो कहीं भी रहे, कोई सी भी भाषा बोले. The regime established by Augustus, the first emperor in 27 BCE, was called the Principate. ये जो रेजिमी स्थापित की गई थी ऑगस्टस द्वारा, जो कि पहले एम्परर थे 27 BCE में, उसे प्रिंसिपेट कहते हैं. Although Augustus was the sole ruler and the only real source of authority, the fiction was kept alive that he was actually only the leading citizen, not the absolute ruler. ऑगस्टस जो है कहने को एक अकेले राजा थे, एक रियल सोर्स कह सकते हैं अथॉरिटी के लिए, सारी पावर्स उनके पास थी, लेकिन तब भी भ्रांति ये रखी गई थी या उस बात को फैलाया गया था कि वो जो है खाली एक लीडिंग सिटीजन है, ऑर्डिनरी लीडिंग सिटीजन के जैसे हैं, और वो जो है एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं है. दिस वॉज डन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सेनेट, द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड द रोम अर्लियर इन द डेज व्हेन इट वॉज अ रिपब्लिक. ये इसलिए किया गया था ताकि रिस्पेक्ट जो है पूरी तरह से पे करी जाए सेनेट को. सेनेट जो कि एक ऐसी बॉडी थी जिसने पहले रोम को कंट्रोल किया था उस जमाने में जब वो रिपब्लिक थी. द सेनेट हैज एक्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज एंड हैड बीन एंड रिमेन्ड अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी. सेनेट जो है रोम में कई सदियों से एग्जिस्ट कर रही थी और पहले भी थी और अब भी थी, एक ऐसी बॉडी जो एरिस्टोक्रेसी यानी हाई क्लास को रिप्रेजेंट करती थी. That is the wealthiest families of the Roman and later Italian descent, mainly landowners. उसमें कौन कौन सी फैमिली शामिल होती थी? जो काफी संपन्न परिवार थे रोम के, वो फिर बाद में इटालियन ओरिजिन के आने लग गए और फिर बाद ज्यादातर लैंड ओनर्स थे. Most of the Roman histories that survive in Greek and Latin
were written by the people from the senatorial background. ज्यादातर जो रोम का इतिहास है जो कि ग्रीक या लैटिन में बचा हुआ है वो उन लोगों द्वारा लिखा गया था जो सेनेटोरियल बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे. From these it is clear that the emperors were judged by how they behaved towards the Senate. इससे ये पता चलता है कि एम्परर्स को जज किया जाता था इस बेसिस पे कि उनका व्यवहार सेनेट के प्रति कैसा है. The worst emperors were those who were hostile to the senatorial class, behaving with suspicion or brutality and violence. सबसे खराब एम्परर वो माने जाते थे जो सेनेटोरियल क्लास के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, शक करते थे उन पे अत्याचार करते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे. Many senators yearned to go back to the days of the republic. बहुत सारे जो सेनेटर्स थे उनकी इच्छा होती थी कि ये उन जमाने में चले जाएं जब उस रिपब्लिक के दिन हुआ करते थे. But most must have realized that this was not possible. पर ज्यादातर सबको ये एहसास होने लग गया था कि ये पॉसिबल नहीं है. Next to the emperor and the senate, the other key institution of imperial rule was the army. अब एम्परर और सेनेट के अलावा एक और भी इंस्टीट्यूशन था, मुख्य इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं इस शाही रूल का, वो था आर्मी. Unlike the army of its rival in the Persian Empire, which was a conscripted army, the Romans had a paid professional army where soldiers had to put in a minimum of 25 years of service. जो उनके राइवल्स थे रोमन आर्मी के, जैसे कि क्या कहते पर्शियन एम्पायर जो थी रोमन एम्पायर की एक तरह से राइवल थी, वहां जो आर्मी थी वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी, यानी कि उनको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया था. जबकि रोमन्स क्या कर रहे थे, वो अपनी आर्मी को जो है जहां सोल्जर्स को पूरा पे किया जाता था, साथ ही साथ उनको सर्विस का एक 25 ईयर्स का मिनिमम पीरियड था जो देना होता था. Indeed, the existence of the paid army was a distinctive feature of the Roman Empire. इसीलिए कहते हैं कि ये जो पेड आर्मी थी इसका एग्जिस्टेंस यानी इसका होना एक रोमन एम्पायर का सबसे मुख्य फीचर भी है. The army was the largest single organized body in the empire, and it certainly had the power to determine the fate of emperors. अब ये जो आर्मी थी ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी, एक सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी एम्पायर के अंदर, और उसके पास पूरी पावर थी कि वो जो है राजाओं की किस्मत को लिख सकती है. The soldiers would constantly agitate for better wages and service conditions. अब ये जो सोल्जर्स थे ये हमेशा विरोध करते रहते हैं कि उनको अच्छे वेतन दिया जाए, उनकी सर्विस की कंडीशंस अच्छी करी जाए. These agitations often took the forms of mutinies if the soldiers felt let down by their generals or even the emperor. अब ये जो इनका विरोध होता था कई बार ये जो हिंसक भी हो जाता था, क्योंकि अगर सोल्जर्स को ऐसा लगता था कि जैसे जनरल्स हैं या जो एम्परर हैं वो उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. Again, our picture of the Roman army depends largely on the way they were portrayed by the historians with senatorial sympathies. अब एक और भी बात पर डिपेंड करता है कि ये जो रोमन आर्मी है इसको किस तरीके से दर्शाया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो रोमन आर्मी है उसको दर्शाया गया है उन हिस्टोरियंस द्वारा जिनको सेनेटर्स के प्रति सिंपैथी थी. The Senate hated and feared the army because it was the source of often unpredictable violence, especially in the tense conditions of the 3rd century when the government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military expenditures. अब ये जो सेनेट थी ये नफरत भी करती थी और घबराती थी भी आर्मी से, क्योंकि कोई भी अगर बिना सोचा समझे, जैसे कहते हैं ना कहीं कोई उम्मीद नहीं है और एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो आर्मी की वजह से होता था. खास तौर से उन तनाव भरी कंडीशंस में 3rd सेंचुरी की, जब गवर्नमेंट जो है उसे मजबूर किया जा रहा था कि वो और ज्यादा हैविली टैक्स को पे करे, क्योंकि उसे जो है अपने मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर्स है उनको उठाना था या उनका खर्चा निकालना था. To sum up, the emperor, the aristocracy and the army were the 3 main players in the political history of the empire. अगर हम इसको थोड़ा सा खत्म करते हुए कहें या ब्रीफ करते हुए कहें तो जो एम्परर, एरिस्टोक्रेसी और आर्मी ये मुख्य प्लेयर्स थे इस एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में. The success of the individual emperors depend on their control of the army, and when the armies were divided, the result was usually civil war. अब ये जो इंडिविजुअल एम्परर्स होते थे इनका सक्सेस डिपेंड करता था कि उनका आर्मी पर कंट्रोल कैसा है. अगर आर्मी डिवाइडेड हो गई तो इसका मतलब सिविल वॉर हो गया, यानी अंदर ही अंदर पावर के लिए स्ट्रगल. एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर व्हेन 4 एम्परर्स माउंटेड द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन. द फर्स्ट 2 centuries were on the whole free from civil war and in this sense relatively stable. अब एक कह सकते हैं ऐसा साल रहा, लोक प्रसिद्ध साल था 69 CE का, जब 4 एम्परर्स जो हैं वो थ्रोन पर बैठे एक के बाद एक. इसमें पहली 2 सेंचुरीज थी वो एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह सिविल वॉर से फ्री रही और काफी स्टेबल भी रही.
Succession to the throne was based as far as possible on the family descent, either natural or adopted, and even the army was strongly wedded to this principle. अब ये जो थ्रोन पर उसका उत्तराधिकारी बैठता था, ये उस पर डिपेंड करता है कि ज्यादातर वो एक ही परिवार का हो, अब आइदर उनका अपना रियल सन हो या अडॉप्ट किया गया हो, और आर्मी जो है इस बात को जो है पूरी तरह से इस प्रिंसिपल को फॉलो करती थी. For example, Tiberius, the second in the long line of Roman emperors, was not the natural son of Augustus, the ruler who founded the Principate, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. अब एग्जाम्पल के तौर पे टाइबेरियस जो थे, जो सेकंड थे, इतनी लंबी लाइन जो थी रूलर एम्परर्स की, उसमें सेकंड नंबर पे थे, और ये ऑगस्टस के नेचुरल सन नहीं थे, यानी कि रियल सन नहीं थे. ऑगस्टस वो रूलर जिसने प्रिंसिपेट की फाउंडेशन रखी थी, पर ऑगस्टस ने जो है उनको इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन चलता रहे. एक्सटर्नल वॉरफेयर was also much less common in the first 2 centuries. शुरुआत की जो 2 सेंचुरीज रही उसमें बाहर के से जो लड़ाई थी वो भी काफी कम रही. The empire inherited by Tiberius from Augustus was already so vast that further expansion was felt to be unnecessary. जो एम्पायर टाइबेरियस को मिली थी ऑगस्टस से, वो ऑलरेडी इतनी बड़ी थी, इतनी फैली हुई थी कि उसका और ज्यादा विस्तार करना कोई जरूरी नहीं था. In fact, the Augustan age is remembered for the peace it ushered in after decades of internal strife and centuries of military conquest. एक तरह से कह सकते हैं कि ऑगस्टन एज को जो हम याद करेंगे वो शांति के लिए याद करेंगे, क्योंकि वो जिसकी जब शुरुआत हुई थी उससे पहले जो डिकेड्स बीते उसमें जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की जो है ज्यादातर इंटरनल स्ट्राइफ लड़ाइयां होती थी. द ओनली मेजर कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वॉज ट्राजन्स. जो सबसे बड़ा कैंपेन चलाया गया था एक्सपेंशन के लिए शुरुआत के एम्पायर में वो ट्राजन का था. fruitless occupation of territory across the Euphrates in the years 113 to 17 CE, abandoned by his successors. जो उनके पहले के सक्सेसर्स रहे होंगे या उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने उसको छोड़ दिया था, और जो ट्राजन थे वो जो है यूफ्रेट्स के अक्रॉस जो टेरिटरी थी उसको जो है हथियाने के चक्कर में उन्होंने एक्सपेंशन का काम शुरू किया था.